हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इकोनॉमिक्स एंड लॉ। मेरा नाम प्रियंका वशिष्ठ है। ठीक है, हम कर रहे थे अब टैक्समैन का क्रैकर्स का स्कैनर। ठीक है, कल एक वीडियो आई थी पार्ट 1 समथिंग जिसे नाम दिया है, अब है पार्ट 2 की। ठीक है, टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग हमने उठाया है और टैक्समैन का स्कैनर है हम लोगों के पास। ठीक है, हमने 2 क्वेश्चन दिसंबर 2019 में और जून 2019 में जो 2 क्वेश्चन आए थे वो करे थे पिछली क्लास में, और अब हम जून 2019 में 5 मार्क्स का, ठीक है, एक और क्वेश्चन आया था जो सेम लगभग आंसर वही है, हम उसे देखते हैं आज। मर्जर एंड एक्विजिशन हैव वन कॉमन गोल ऑफ क्रिएटिंग सिनर्जी दैट मेक्स द वैल्यू ऑफ द कंबाइंड कंपनी ग्रेटर देन द सम ऑफ द पार्ट। यानी कि मर्जर और एक्विजिशन जो है उसका मेन गोल क्या है, ठीक है, और मेन गोल जो है वो क्या अचीव करता है कि 2 पार्ट, आप समझिए जो मैं कहना चाह रही हूँ कि 2 यूनिट मिलके उतना प्रॉफिट अलग अलग, यदि 2 यूनिट इंडिविजुअल है, मान लीजिए ए और बी 2 इंडिविजुअल हैं, तो वो यदि अपना प्रॉफिट कमाते हैं, जो प्रॉफिट जितना भी कमाते हैं मैक्सिमम रिसोर्सेज को यूज़ करके, अपना मैक्सिमम यूटिलाइजेशन देकर वो जितना प्रॉफिट कमाते हैं ए और बी अलग अलग यूनिट रहकर, तो उससे ज़्यादा वो कमाएंगे यदि वो कंबाइन कॉम्बिनेशन में काम करें। कंबाइन कॉम्बिनेशन में होके वो यदि काम करें तो वो ज़्यादा कमाएंगे, ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे। वो ये बात कहना चाह रहा है इस लाइन से। इसका मैंने पिछली एक क्लास में एग्जाम्पल भी दिया था। देखिए, मैं बार बार एक ही चीज़ को बार बार एग्जाम्पल देके इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कोर्स यार उतना ही है, कोर्स सिर्फ उतना ही है, सब चीज़ें वही लिखी हैं, बस क्या लिखने का तरीका, शब्द अलग है। समझने, यदि एक बार चीज़ समझ में आनी शुरू हो गई ना, और आप 1-2 केस लॉजेस याद कर लीजिए तो बहुत आसानी से, और देखने में आपका आंसर बहुत प्रेजेंटेबल लगेगा और बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन को भी समझना होता है। ठीक है, यदि आपको क्वेश्चन समझ में आता है ना तो आप आंसर लिख पाओगे। ठीक है, तो इसमें मार्केट द वैल्यू ऑफ द कंबाइंड कंपनी ग्रेटर देन द सम ऑफ द पार्ट, यानी कि इसका मतलब ये है कि ये अलग अलग यूनिट इतना प्रॉफिट नहीं कमाती जितना यदि वो एक साथ मिलके काम करवाएं। ये क्या है, एक कॉमन गोल है किसका, मर्जर और एक्विजिशन का। इसका आंसर तो इसके क्वेश्चन में ही बन गया। ठीक है, एनालाइज ब्रीफ टू फोकस ऑन द विजिबल बेनिफिट ऑफ सच कॉम्बिनेशन, यानी कि सिनर्जी, यानी कि कॉम्बिनेशन, यानी कि ए और बी जो मिलके काम करेंगे उसका जो बेनिफिट होगा वो क्या होगा, सिर्फ ये पूछ रहा है आपसे इस क्वेश्चन में। 5 नंबर का क्वेश्चन है, जून 2019 में न्यू सिलेबस के हिसाब से आया हुआ है। ठीक है, और क्या आंसर होगा, इसका मेन गोल क्या है। हमने लास्ट क्लास में क्या करा था, मर्जर और एक्विजिशन का मेन गोल, कॉमन गोल क्या है, सिनर्जी। सिनर्जी यानी कि एक साथ मिलके काम करना, ये इसका मेन गोल है, मेन अचीवमेंट है। ठीक है, इसकी क्या है कि एक साथ मिलके काम करना, जिससे क्या होगा, आपका प्रॉफिट के लिए ही तो सब चीज़ चल रही है, बेसिकली चाहिए क्या, पैसा। ठीक है, तो वो कैसे मिलेगा, जब प्रॉफिट आएगा यूनिट में। प्रॉफिट कब आएगा, जब आप मिलके काम करेंगे। ये बात कहना चाह रहे हैं कि मर्जर और एक्विजिशन से कॉमन गोल क्या है कि एक साथ मिलके काम करें। एक साथ मिलके काम कब करेंगे, जब आप मर्जर एक्विजिशन करेंगे, अमलगामेशन करेंगे, तब आप मिलके काम करेंगे और जिससे आपका प्रॉफिट ज़्यादा होगा। ठीक है, यही सब बातें हैं जो मैं आपको समझा रही हूँ इतनी डिटेल में, बार बार रिपीट हो रही होंगी जिससे आपके दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, अब इसमें बेनिफिट बताने हैं किसके, मर्जर एक्विजिशन के कॉमन गोल के बेनिफिट आपसे पूछे। और कॉमन गोल क्या है, यदि एक यूनिट साथ में 2 यूनिट साथ में मिलके काम करें उसके बेनिफिट क्या होंगे। ऑल मर्जर एंड एक्विजिशन हैव वन कॉमन गोल। वन कॉमन गोल ये हमने पिछली क्लास में भी करा था, टू क्रिएट सिनर्जी। तो एक शब्द है सिनर्जी, यानी कि तालमेल से काम करना, एक साथ इकट्ठे होके चलना, जिससे आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। मर्जर, एक्विजिशन, अमलगामेशन, क्या इनका मेन गोल है, मेन कॉमन गोल क्या है, सिनर्जी। सिनर्जी यानी कि तालमेल बना के इकट्ठे होके काम करना। ठीक है, वो कहते हैं, वो कहावत, वो कहानी सुनी है ना आपने बचपन में, कि वो अलग अलग, वो बिल्कुल सही बैठती है यहाँ पर, एकदम से भी मेरे दिमाग में आई कि वो कहानी थी कि वो एक बुढ़ा आदमी था, वो मरने वाला था, उसके 5-6 बेटे थे, समथिंग कुछ ऐसे वो कहानी है। 5-6 बेटे थे और उसने सबको एक एक लकड़ी दी, सबने तोड़ दी। एक एक लकड़ी थी, सबने आराम से कि सबको तोड़ दो, तो सबने तोड़ दी वो लकड़ी, क्योंकि वो एक यूनिट थी। ठीक है, सबने तोड़ दिया, आराम से टूट गई। पर जब उन्होंने पूरी कई लकड़ियों का गुच्छा सब अपने बेटों को दिया और उनसे कहा कि अब इसे तोड़ के दिखाओ,
तो उनमें से कोई नहीं तोड़ पाया। तो वो ये सीख देना चाहता था कि बेटा सारे एक साथ रहोगे तो कोई बाहरी तत्व तुम्हारे को नहीं तोड़ पाएगा, अदरवाइज तुम्हें टूटने में टाइम नहीं लगेगा। यही बात यहाँ कंपनीज में अमलगमेशन, मर्जर, टेक्निकल वर्ड यूज़ करके आपको समझाना चाह रहे हैं। ये तो मैंने एग्जाम्पल आपको कहानी का दिया, टेक्निकल वर्ड में भी यही समझाना चाह रहे हैं। सिनर्जी, तालमेल, एक साथ बन के रहोगे, एक साथ मिलके चलोगे, एक साथ मिलके काम करोगे तो क्या होगा, आपकी ग्रोथ ज़्यादा होगी, आपका प्रॉफिट ज़्यादा आएगा। यही ये बात कहना चाह रहे हैं, ठीक है। सिनर्जी दैट मेक्स द वैल्यू ऑफ द कंबाइंड कंपनीज ग्रेटर देन द सम ऑफ टू पार्ट्स, यानी कि दो कंपनी आपस में मिलके काम करेंगे, उसका प्रॉफिट ज़्यादा होगा बजाय इसके कि वो दो पार्ट में डिवाइडेड रहें, ठीक है। द सक्सेस ऑफ ए मर्जर एक्विजिशन डिपेंड ऑन वेदर द सिनर्जी इज अचीव्ड और नॉट। सक्सेस किस पे डिपेंड है कि आप सिनर्जी, तालमेल बैठा पा रहे हो या नहीं बैठा पा रहे हो। बेसिकली तालमेल बैठाना ही एक अपने आप में दो कंपनीज के बीच में तालमेल बैठाना, कि कैसे तालमेल, कैसे हम मर्जर करें, कैसे हम अमलगमेशन करें और दोनों तैयार हों उस चीज़ के लिए, ठीक है, सारी चीज़ें हों। ये ही एक बहुत बड़ी बात होती है। ये आप अचीव कर पाते हो तो आप ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाओगे, अदरवाइज़ नहीं कमा पाओगे। सिनर्जी मे बी इन द फॉर्म ऑफ हायर रेवेन्यू स्ट्रीम एंड कॉस्ट सेविंग, यानी कि आपका क्या है, वही तीन बातें जो मैंने आपको पहले भी बोली थी। कॉस्ट आपकी कम हो, प्रॉफिट आपका ज़्यादा कब होगा, जब आपके, और रेवेन्यू आपका ज़्यादा से ज़्यादा, जो आपके रिसोर्सेज है वो आपका सही तरीके से इस्तेमाल हो सके, ठीक है। यही सब बातें हैं जो हर क्लास में मैं बोल रही हूँ, क्योंकि वही सब चीज़ें घूम फिर के मेरे सामने। देखो मैं आपको मॉड्यूल में ये जो टैक्समैन का क्रैकर्स का स्कैनर है, इसको मैं पढ़ रही हूँ, इसको मैं पढ़ के आपको समझा रही हूँ, मैं वही सब बातें समझा रही हूँ, मैं फालतू से अपनी तरफ से वही बातें नहीं बोल रही। यही सब लाइन लिखी हैं आपके स्कैनर में, जो आंसर है, जो 2019 जून 2019 में क्वेश्चन आया उसके आंसर में यही सब बातें लिखी हैं। तो वही मैं आपको बता रही हूँ। मेरे बताने का तरीका बिल्कुल सिंपल तरीका है, जिससे आपके दिमाग में बात बैठ जाए। आप इसको अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिए, आंसर वही आएगा, ठीक है ना। सिनर्जी मे बी इन द फॉर्म ऑफ ए हायर रेवेन्यू स्ट्रीम एंड कॉस्ट सेविंग, ठीक है। बाय मर्जर द कंपनीज एक्सपेक्ट टू रीप द फॉलोइंग बेनिफिट, यानी कि वही वाले बेनिफिट है। देखो सिनर्जी पहला सॉरी, मर्जर और एक्विजिशन का कॉमन गोल सिनर्जी हो गया। सिनर्जी क्या हो गया, पहला बेनिफिट में हो गया, ठीक है। पहला बेनिफिट हो गया सिनर्जी, यानी कि तालमेल बना के काम करना। सिनर्जी आपको समझ में आता है, तालमेल बैठा के काम किया। सिनर्जी इम्प्लाइज दैट द कंबाइंड रिजल्ट ऑफ टू एंटरप्राइजेज, वही सब बातें हैं जो मैंने आपको समझाई हैं, ठीक है। एंटरप्राइजेज, इसको आप रीड आउट कर लेना अपने तरीके से। मैं देख लेती हूँ। दैट सिंपल एडिशन टू द ईच ऑफ 1 + 1 2, इट मीन्स दैट द मर्जर लोड ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड कंबाइंड ऑपरेशंस क्रिएट इंटीग्रेशन विच द टर्न इंक्रीज अर्निंग पोटेंशियल, यानी कि वही बात है, ठीक है। रिड्यूस कॉस्ट, यानी कि आपको बेसिकली समझा देती हूँ। दो यूनिट है ए और बी, ठीक है। आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, आपने चाहते हो, दोनों ही कंपनी चाहती हैं कि हम अमलगमेशन मर्जर करें, जिससे क्या होगा, हमारी कॉस्ट कम हो। हमारा एम क्या है इन सब चीज़ों का, अमलगमेशन मर्जर करने का हमारा एम क्या है, हमारी कॉस्ट कम हो, जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो कम हो, और हमारे जो रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज किसी भी तरीके से हो सकते हैं, मैनुअली हो सकते हैं, आपके एम्प्लॉई हो सकते हैं, आपके मशीनरी हो सकते हैं, किसी भी तरीके रिसोर्सेज हो, ठीक है, वो आप बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाओ, जिससे क्या होगा, आपका प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा, ठीक है। तो आप क्या होगा, आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट किसी ऐसी जगह पर सिचुएटेड है जहाँ पर यदि आप अपने प्रोडक्शन उस चीज़ की करोगे तो आपको बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। और किसी दूसरी जो बी कंपनी है, उसकी प्रोडक्शन यूनिट किसी ऐसी जगह है जहाँ पर कॉस्ट ही उन रॉ मटेरियल को पहचानने की, मतलब उसकी कॉस्ट, यदि वहाँ पर उस जगह पर वो प्रोडक्शन हो तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा आएगी, बल्कि दूसरी जगह जो बी के पास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वहाँ पर यदि आप प्रोडक्शन करो तो उसकी कॉस्ट कम आएगी। तो बेहतर है कि ए और बी दोनों आपस में अमलगमेशन मर्जर कर ले, कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर ले जिससे बी की जो प्रोडक्शन है वो भी ए यूनिट की प्रोडक्शन की जगह हो, जिससे ए यूनिट की प्रोडक्शन ज़्यादा हो, क्योंकि बी की जो टेक्नोलॉजी है, बी की जो एम्प्लॉयज़ हैं, बी के पास जो पैसा है, वो भी बी ए यूनिट की प्रोडक्शन में लग जाएगा, जिससे क्या होगा, ए यूनिट ज़्यादा प्रोडक्शन करेगी, जिससे क्या होगा, बी यूनिट की कॉस्ट भी ऑटोमेटिक कम हो गई,
ठीक है, जिससे बी का भी प्रॉफिट बढ़ गया और ए की ग्रोथ बढ़ गई और उसका भी प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ गया। वो ज़्यादा मैन्युफैक्चर करेगा तो उसको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। इससे क्या होगा, यदि ए और बी अलग अलग उस चीज़ को बनाएं तो उससे बेहतर है कि वो दोनों एक जगह बनाएंगे तो ज़्यादा बेनिफिट उनको मिलेगा। यही सिनर्जी है, यही तालमेल है। इसको अलग अलग तरीके से आप देख सकते हो, आपकी बुक में यही सब चीज़ें से लिखे हुए हैं। उससे क्या होगा, ए और बी के बीच में यदि आप प्रोडक्शन एक जगह करते हो तो आपकी क्या मिलेंगी, आपकी टेक्नोलॉजी भी आपस में मिलेंगी, आपके एम्प्लॉयज़ भी कम होंगे। ठीक है ना, यदि डबल डबल एम्प्लॉय रखने की क्या ज़रूरत है। यदि एक जगह प्रोडक्शन हो रही है, आपकी मैन्युफैक्चरिंग एक जगह हो रही है, तो आपके जो एम्प्लॉय बी यूनिट पे लगे हुए हैं उनको आप फ्री कर दोगे तो क्या होगा, आपकी कॉस्ट वो भी कम हो गई, तो आपकी तो कॉस्ट काफ़ी कम हो गई। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें आपके लिए मैनेजर, प्रोडक्शन फैसिलिटी, मार्केटिंग चैनल आपके बढ़ जाएंगे, क्योंकि आप दोनों एक यूनिट हो गए तो दोनों एक दूसरे को हर तरीके से मार्केटिंग में, मैन्युफैक्चरिंग में, प्रोडक्शन में, ठीक है ना, और आपकी टेक्नोलॉजी में हर जगह आप एक दूसरे को बेनिफिट दोगे। ठीक है, एग्जाम्पल, यदि आप ये एग्जाम्पल जरूर याद कर लेना, 2 एग्जाम्पल दे हुए हैं, एक तो HLL का और टॉमको का, और एक होया था फ्लिपकार्ट का और मंत्रा का, जो अभी मर्जर अमलगमेशन हुआ था। ठीक है, तो आप ये याद रख लेना, फ्लिपकार्ट और मंत्रा आपको याद रहेगा। ठीक है, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी, वही बात जो मैंने आपसे कह दी कि बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी, यानी कि आपके जो रिसोर्सेज हैं, आपकी जो रिसोर्सेज किसी भी तरीके के हो सकता है, एम्प्लॉयज़ हो सकता है, मशीनरी हो सकता है, टेक्नोलॉजी हो सकता है, किसी भी आपकी पॉलिसी हो सकती है, आप उसको ही बेहतर तरीके से, यदि पॉलिसी भी पुरानी दुरानी और किसी स्ट्रैटेजी आपकी पुरानी दुरानी या सही नहीं है तो भी वो काम नहीं करेगी। यानी कि आपकी स्ट्रैटेजी, आपकी पॉलिसी, आपका सब कुछ बहुत बढ़िया तरीके से काम करना चाहिए, नए तरह और एवरी टाइम मॉडिफाइड होना चाहिए। ठीक है, तभी आप कंडीशन के साथ, क्योंकि सब चीज़ें बदलती रहती है टाइम के साथ, हर चीज़ टाइम के साथ बदलती है। यदि आप नहीं बदलोगे तो फिर वही आपको दिक्कत आएगी, आप पूरी कैपेसिटी के साथ काम नहीं कर पाओगे। इसलिए वही बात, आप अपने रिसोर्सेज को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करें। इसको एक लाइन में आप बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी, एक सेकंड बेनिफिट हम कर रहे हैं। ठीक है, मर्जर अमलगमेशन का एक ये हो गया, इसमें एग्जांपल दिया हुआ है, इसमें HDFC बैंक और दूसरा है सेंट्रल बैंक। ठीक है, उसका एग्जांपल है रिडक्शन ऑफ गैस स्टेशन। ठीक है, स्टार्टिंग ए न्यू बिजनेस, यदि आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आप उसको ग्रो करने में बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, उसकी गुडविल बनाने के लिए, उसको ग्रो करने के लिए, उसका नाम पैदा करने के लिए बहुत टाइम लगेगा, उसे चलाने के लिए बहुत टाइम लगेगा, एक ब्रांड दूसरों तक पहुंचाने में, एंड यूज़र तक पहुंचाने में बहुत टाइम लगेगा। तो उस टाइम को कम करने के लिए बेहतर है कि आप किसी ऑलरेडी क्रिएट ब्रांड में, ऑलरेडी पॉपुलर ब्रांड में आप इन्वेस्ट करेंगे, अमलगमेशन मर्जर करेंगे तो आपका जो टाइम बचेगा। ठीक है, इसमें ये हो गया इम्प्रूविंग डेप्ट इक्विटी रेशो, यदि आपके पास कंपनीज विद हाई डेप्ट प्रेफर टू मर्ज विद द इक्विटी ओरिएंटेड कंपनीज, यानी कि जिनके ऊपर डेप्ट ज़्यादा है वो कंपनी हाईली इक्विटी ओरिएंटेड कंपनीज के साथ यदि अमलगमेशन मर्जर करती हैं तो उनकी ये इक्विटी और ये डेप्ट इक्विटी रेशो बैलेंस होती है। ठीक है, उसमें भी फ़ायदा होता है और शेयर होल्डर्स की वैट को वो बचा पाते हैं और अपनी भी टैक्स की और काफ़ी तरीके की आपकी सेविंग होती है। ग्लोबलाइजेशन, यानी कि आप किसी दूसरी, जब आप अपने ही देश में एक यूनिट की तरह काम करेंगे तो आप बेहतर है कि इंटरनेशनल लेवल पे जाके या उससे फिर ऊपर ही सोचेंगे। देखिए, आप आज इस लेवल पे सोच रहे हैं, आप आपस में ही कंपटीशन रखेंगे तो आप कभी दूसरे को नहीं देख पाएंगे, कभी बाहर नहीं देख पाएंगे। ठीक है, कुएं के मेंढक ही बने रहेंगे। पर यदि आप एक दूसरे से अपने क्षेत्र में जो कंपटीशन है उन सबसे तालमेल बना के चलेंगे तो आप शायद बाहर का भी कुछ सोच पाए, ग्लोबलाइजेशन भी सोच पाए। डी रेगुलेशन, डी लाइसेंसिंग, ग्लोबलाइजेशन है, ये पहले जब हुए थे डी लाइसेंसिंग हुआ था, डी रेगुलेशन हुआ था, है फोर्स द मोस्ट कंपनी टू कंसोलिडेट देयर ऑपरेशन, यानी कि इकट्ठे करें अपने ऑपरेशन को ग्लोबली, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे आप उसका करें, ह्यूज डिमांड सप्लाई गैप को ख़त्म करें, यानी कि बाहर की यदि कोई कंपनी है उसको कोई चीज़ चाहिए और आपके पास वो है तो आप उसको प्रोवाइड करें, ग्लोबलाइजेशन करें। इम्प्रूव्ड मार्केट रीच एंड इंडस्ट्री विजिबिलिटी, यानी कि यदि आप किसी ऐसी कंपनी के साथ अमलगमेशन मर्जर करते हैं जिससे आपकी मार्केट रीच बढ़ती है, कंपनीज एक्वायर अदर कंपनीज टू रीच न्यू मार्केट, इंक्रीज देयर अर्निंग। न मर्जर
may expand two companies marketing distribution channel, thereby giving new sales opportunities. Merger can also improve a company position in the industry. मैंने आपको बताया था कि यदि आप एक इंडस्ट्री सेक्टर में लगे हुए हैं, आप एक कंपनी के आप एक क्षेत्र में लगे हुए हैं, यदि आप किसी दूसरी कंपनी अमलगमेशन के साथ किसी दूसरी कंपनी के उसमें लगेंगे, या कई बार ऐसा होता है या सेम कंपटीटर है, आपको पता ही नहीं है उस मार्केट के बारे में, या आप पहुंच ही नहीं सकते किसी कारण से उस चीज़ के बारे में, उस जगह के बारे में, उस एंड यूज़र तक, उस मार्केट कंडीशन में, तो यदि आप किसी ऐसे बंदे के साथ अमलगमेशन मर्जर कर ले तो क्या होगा, आपकी रीच वहाँ तक भी पहुँच जाएगी, उस मार्केट तक भी पहुँच जाएगी। ठीक है, इंडस्ट्रीज विजिबिलिटी बढ़ती है, यानी कि आप जिस चीज़ को नहीं देख पा रहे हो सकता है जिसके साथ आप अमलगमेशन मर्जर करें वो उस चीज़ को देख पा रहा हो और वो आपको वहाँ तक ले जाके खड़ा कर दे। ठीक है, लार्ज साइज़ तो होता ही है। देखिए, यदि दो कंपनी आपस में मिलेंगी तो लार्ज साइज़, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, ए और बी कंपनी यदि प्रोडक्शन एक जगह करती हैं तो आप सोचिए ए यूनिट जो प्रोडक्शन कर रही है अपना, यदि वो बी यूनिट का प्रोडक्शन भी एक यूनिट के प्रोडक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में होने लगे तो कितना उसका साइज़ बढ़ जाएगा। ठीक है, आपको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दो यदि कंपनियों का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहीं एक जगह लगी हुई है तो उसकी ग्रोथ कितनी बढ़ जाएगी। इसमें आप एग्जांपल दे सकते हैं सन फार्मास्यूटिकल्स एंड रेनबैक्सी फार्मास्यूटिकल्स का। ठीक है, उसके बाद है इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। देखिए, ये मैंने भी आपको अभी लास्ट क्लास में भी करवाया था। इकोनॉमिक्स ऑफ मर्जर रिजल्ट एनहांस इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल ड्यू टू विच देयर इज रिडक्शन इन कॉस्ट पर यूनिट, यानी कि आप अपनी कॉस्ट कम करें, आप अपने रिसोर्सेज को बेहतर यूज़ करें, तब आपका प्रॉफिट होगा। टू इंक्रीज द टोटल आउटपुट ऑफ ए प्रोडक्शन रिड्यूसेस द फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, टैक्स बेनिफिट मिलते हैं आपको। ठीक है, कई तरीके के, जिसमें सिक कंपनी, एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है और एक सिक कंपनी है, दोनों यदि आपस में मर्जर अमलगमेशन करती है अंडर सेक्शन 72A के तहत, तो क्या होगा, आप जो सिक कंपनी है वो अपना सर्वाइवल कर पाएगी, वो ख़त्म नहीं होगी, वो सर्वाइव कर पाएगी। और यदि वो सर्वाइवल करके ग्रोथ अपनी कर जाती है तो कहीं ना कहीं उसके लिए ये बेटर है। ठीक है, नई टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी मिलती है, जैसे आप इसमें एग्जाम्पल दोगे डेल का और EMC का। ठीक है, नई टेक्नोलॉजी तो ऑब्वियसली मिलेगी जब ए और बी दो कंपनियां आपके पास, मान लीजिए आपके पास कोई यूनिट, आप घर में, यदि छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, मान लीजिए आप किचन में अपना खाना बना रहे हैं, तो आपके पास जो बर्तन है, आप जिस बर्तनों में खाना बनाते हैं, और आपका पड़ोसी भी कहे कि भैया आज तो हम मिलके खाना बनाएंगे, तो वो भी यदि अपना सामान लेके आपके पास आ जाएगा तो जनरल सी बात है, आपके पास भी कुकर की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, भगोनों की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, आपके पास भी बर्तन बढ़ जाएंगे। तो वही चीज़ टेक्नोलॉजी में, यदि आपका एक ए यूनिट यदि प्रोडक्शन कर रही है, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया था कि ए यूनिट यदि प्रोडक्शन कर रही है, बी यूनिट की प्रोडक्शन भी यदि कॉस्ट कम करने की वजह से और कई वजह मिलके ए यूनिट की जगह प्रोडक्शन हो रही है, तो क्या होगा, बी यूनिट अपनी सारी टेक्नोलॉजी, अपने सारे एम्प्लॉयज़, अपनी सारी यूनिट जो वो बी में लगा रहा है, अपनी प्रोडक्शन में लगा रहा है, वो सब उठा के यदि ए में लेके आएगा तो ए की क्या होगी, प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी भी बढ़ेगी, उसकी प्रोडक्शन भी बढ़ेगी, उसका सब कुछ बढ़ेगा, उसका साइज़ भी बढ़ेगा। तो यही बात कह रहे हैं। ठीक है, तो ये मैं एग्जांपल आपको सिंपल देती हूँ किचन वाले, जिससे आपको समझ में आ जाए, एकदम से मेरे दिमाग में जो आता है। ठीक है, मैं सोचती हूँ पहले। ठीक है, अब इसके बेनिफिट हो गए, मैंने आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ के बता दिया, आपको समझा दिया बेसिकली इसमें क्या पूछा था आपसे, बेनिफिट पूछे थे अमलगमेशन मर्जर के। ठीक है, घुमा के। ठीक है, और ये 5 नंबर का क्वेश्चन आया था जून 2019 में। पहला पॉइंट हो जाएगा, हम टिप्स पे कर लेते हैं। देखिए, सिनर्जी, जिससे आपको याद रहे सारे पॉइंट्स में। सिनर्जी बेनिफिट हो गया, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी हो गया, रिडक्शन ऑफ गेस्टेशन हो गया, इम्प्रूव डेप्थ इक्विटी पोजीशन हो गया, ग्लोबलाइजेशन हो गया, इम्प्रूव मार्केट रिच इंडस्ट्रीज, विजिबिलिटी हो गया, लार्ज साइज हो गया, न्यू टेक्नोलॉजी हो गया। ठीक है, टैक्स बेनिफिट हो गया और इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल हो गया। ये आप टिप्स पे कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, आप इसको पढ़ेंगे ना, मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, रिवीजन सिर्फ आपका पेपर के टाइम में, ये आपका टैक्स या स्कैनर है क्रैकर्स का। ठीक है, यदि आप इसको या किसी भी आप ऐसे मॉड्यूल से पढ़ रहे हैं, यदि आपका पेपर आ रहा है, तो यदि आज आप पेपर दे के आए और कल आपका पेपर है, तो आपका रिविज़न यहाँ से शुरू होना चाहिए और सीधा अपना ऐसे में ख़त्म हो जाना चाहिए। इस तरीके से यदि आपका रिवीजन हो गया, यदि आप यहाँ से शुरू करें और ये ऐसे करके देख लें कि हाँ अब, और आपके दिमाग में क्या चल रहा है कि अच्छा इस पेज में ये है, इस पेज में ये है, आपका इतनी अच्छे तरीके से रिवीजन होना चाहिए कि आपको पता हो कि इस पेज में, इस पूरे पैराग्राफ में क्या हुआ, क्या है। बस आपको हेडिंग देख के समझ में आ जाए कि अच्छा ये कह रहा है, अच्छा ये कह रहा है, इतना, क्योंकि डिटेल पढ़ने का टाइम नहीं होता है। ठीक है, इस तरीके से अब हम लास्ट 4-5 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, यानी कि कल।
यदि आप कहेंगे, आपकी डिमांड होगी, तो मैं एक साथ ज़्यादा क्वेश्चन भी लेके आ सकती हूँ, ठीक है। पर वो क्या होगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और यदि आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो लाइक करें यार, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ठीक है। और कमेंट कर दो यदि कोई डाउट हो, ठीक है। चलो बाय।